हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। पहले हमने वेक्टर को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया, जाना वेक्टर के बारे में, और ये देखा हमने कि क्यों हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वाई डू वी नीड वेक्टर। उसमें हमने आपको तरह तरह के एग्जाम्पल दिए थे कि कहीं यदि जाना है तो केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें पूरी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों, कि वो हमेशा क्या करे, सदिश योग के नियमों का पालन करे, या ओबे ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओबे ऑलवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो चलो, आज है बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के हैं पहले इनको समझ लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है आज का, टाइप ऑफ वेक्टर। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आज स्टडी करते हैं इक्वल वेक्टर की, कि क्या है इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। टू वेक्टर आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम यूनिट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, इसी के बारे में हमें मोटी मोटी जानकारी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि यदि मैं बात करूँ कि वेक्टर ए बराबर मैं मान लेता हूँ 3 मीटर। वेक्टर ए बराबर मैंने मान लिया 3 मीटर है, और वेक्टर बी भी कितना है, वेक्टर बी भी कितना है, 3 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ये लिखा कि ये है ईस्ट, डायरेक्शन भी तो देनी है ना भाई। ये क्या था, ये क्या था हमारे पास, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो थी हमारे पास, लेकिन डायरेक्शन नहीं लिखी थी। डायरेक्शन मैंने लिख दी, ये ईस्ट में है और ये क्या है, वेस्ट में है। क्या इस वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं बच्चों? इस वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखो भाई, ईस्ट का मतलब क्या है कि वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है बच्चों, वेक्टर ए की डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इधर गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। अब वेक्टर बी को हम क्या कहेंगे, देखो वेक्टर बी क्या, 3 मीटर वेस्ट में है, तो वेक्टर बी इधर के लिए 3 मीटर वेस्ट में है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ओपोजिट हो गई। डायरेक्शन ओपोजिट नहीं होनी चाहिए। इक्वल वेक्टर में क्या होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो चलो हमें ये तो पता चली गया, मैग्नीट्यूड इक्वल है, 3 मीटर हो गया, ठीक। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। तो यहां आप ये तो कह सकते हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है, ये आप कह सकते हो। मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या है, दोनों इक्वल वेक्टर है। बट यदि हम ये ऐसा कहें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा। क्या है, ये इक्वल नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ये ईस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है। अब यदि हम देखो इसको यहां क्या करते हैं, ईस्ट लिखते हैं, ये अब क्या है, दोनों अब दोनों इक्वल वेक्टर है। देखो यूनिट भी दोनों क्या आ गई, मीटर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया, डायरेक्शन दोनों की सेम आ गई, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड आ गया, 3 मीटर, सेम डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन हो गई, और सेम यूनिट हो गई मीटर। बात समझ में आ रही है? यहां पे यदि तुम ऐसे भी कर लेते, यदि न्यूटन कर देते इसे 3 न्यूटन, तो भी ये गलत हो जाता, चाहे इसकी डायरेक्शन सेम भी रहती, और तुम बोलते कि सर नहीं, हम तो मीटर को और न्यूटन को वही स्केल के अनुसार मापेंगे, कि एक सेंटीमीटर को क्या मानते हम, 1 न्यूटन मान लेते। ऐसा नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि भाई ये न्यूटन में है और ये मीटर में है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, सेम यूनिट भी जरूरी है। इक्वल होने के लिए सेम यूनिट भी जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड वाइज भी है और डायरेक्शन वाइज भी, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट, तीनों की क्या हो गई, सेम, दोनों की सेम हो गई। बात समझ में आ गई? यानी कि ये तीनों चीजें इन दोनों के पास सेम है। इक्वल वेक्टर समझ में आ गया बच्चों? चलो अब आते हैं बच्चों ऑपोजिट वेक्टर एंड नेगेटिव वेक्टर। जो अभी इससे पहले बताया था, डायरेक्शन एक की ईस्ट में थी, दूसरे की वेस्ट में थी, वो था ऑपोजिट वेक्टर। वो क्या था बच्चों, ऑपोजिट वेक्टर। कैसे भाई, डायरेक्शन देखो, ए की डायरेक्शन इधर जा रही है, वेक्टर ए, और वेक्टर बी इधर है।
लेकिन यहां भी बच्चों ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखना क्या है, सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर ये ए बराबर 3 मीटर ईस्ट बोल लूं इसे, है ना, और बी क्या है 3 मीटर वेस्ट, अब दोनों क्या है, ये ओपोजिट वेक्टर है, दोनों क्या है बच्चों, ओपोजिट वेक्टर हो गए, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड हो गया, ओपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इन्हें चाहे ओपोजिट वेक्टर कह लो या नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव कैसे आएगा, देखो ऐसे इस स्थिति में क्या आ जाता है, वेक्टर ए आप कह सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये देखता हूं बच्चों आउट ऑफ स्क्रीन तो नहीं जा रहा है कहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। चलो अब बात करते हैं बच्चों पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखो यदि पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, इनका मतलब क्या है कि दोनों की जो टेल है या दोनों का जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों वेक्टर बराबर हो, ऐसा नहीं, ये देखो ऐसा भी हो सकता है, इसे वेक्टर ए कह लो, ये वेक्टर बी है, ये ठीक है। बस इनका मतलब क्या है कि इनकी जो टेल है, टेल के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होना चाहिए। कितने का जी होना चाहिए, 0 डिग्री का। भाई देखो वेक्टर में क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, पढ़ाया था ना, पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, वेक्टर में अलाउ है। इस वेक्टर को हमने यहां यदि चिपका देंगे, देखो अगर वेक्टर बी को हम यहां इसी में लगा देते हैं ऐसे, ये लो वेक्टर बी ये हो गया, ठीक है। अब देखो कितने का एंगल बन रहा है इनके बीच में, कितने का एंगल बन रहा है बेटा, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में यदि एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो समझ लेना कि वो कैसा है, कैसा, पैरेलल वेक्टर है, ठीक। अब बात आती है एंटी पैरेलल की बात आती है, चलो ये चाहे यहीं रहने दो, वेक्टर बी। अब यदि एंटी पैरेलल की बात आ रही है तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। वेक्टर ए ये हो गया आपका और वेक्टर बी क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो टेल टू टेल एंगल कितना बन रहा है, यदि हम टेल टू टेल मिलाएं तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तुम कहोगे सर आपने तो हेड टू हेड मिला दिया, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। टेल टू टेल के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो समझ लेना वो क्या है, एंटी पैरेलल। यदि थीटा दोनों वेक्टर के बीच में कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का, दोनों वेक्टर के बीच का मतलब क्या है, टेल टू टेल, ध्यान रखना, टेल टू टेल। चलो इसको ऐसे बना दो, कोई बात नहीं, यदि तुम्हें यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब देखो, अब शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए, 180 डिग्री। बच्चे बात समझ आ गई, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, एंटी पैरेलल। और टेल टू टेल बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अब समझ में आ गया। चलो अब बात आती है बच्चों जो चौथा वेक्टर है हमारे पास, फोर्थ, कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर का मतलब क्या है, सेम लाइन में, ठीक, क्या है, सेम लाइन। टू वेक्टर आर कोलीनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन और पाथ। यदि सेम लाइन और पाथ में है, जैसे ये वेक्टर ए हो गया और इसी लाइन में क्या है, वेक्टर बी है, इसी लाइन में क्या है, वेक्टर बी है, तो ये कैसे वेक्टर कहलाएंगे, कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। बच्चों समझ में आ गया, कोई भी ज्यादा कठिनाई नहीं है यार समझने में। देखो इक्वल वेक्टर आया, सबसे पहले इक्वल वेक्टर में क्या क्या, तीन चीजें ध्यान रखनी है, इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और सेम यूनिट होनी चाहिए। उसके बाद है ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए या नेगेटिव कह लो इसे, ठीक। तीसरा था हमारे पास क्या था, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल आप सभी को पता ही है, पैरेलल में क्या होता है भाई, पैरेलल लाइंस भी यदि होती है तो पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंटी पैरेलल में थीटा क्या हो जाता है बच्चों, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक। ऐसे ही यहां पर हुआ। उसके बाद था कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब एक ही लाइन में बनने वाले वेक्टर, सेम लाइन में, यानी कि सेम लाइन या पाथ होनी चाहिए, तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, उतार लो जल्दी से, बस 4 पॉइंट और बचे आगे और लेक्चर खत्म। तो बच्चों
वेक्टर नंबर 5 क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं बच्चों? जो एक ही प्लेन में होते हैं। क्या है? एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? 2D प्लेन है, एक ही प्लेन है मतलब, तो प्लेन किस में होता है? 2D। ठीक, ये प्लेन क्या है? एक 2D प्लेन है। ठीक, तो इसमें क्या हो सकते हैं? केवल और केवल दो वेक्टर हो सकते हैं। दो वेक्टर हमेशा 2D प्लेन में होंगे, ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक, एक प्लेन में दो वेक्टर हो सकते हैं, एक प्लेन में दो वेक्टर हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ठीक, मार्कर है, तो ये दो वेक्टर एक प्लेन में क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। ठीक, जैसे अब मान लिया तुम कहोगे कि सर नहीं ऐसे, तो ठीक है, आप बोर्ड को ऐसे में ले लीजिए। ठीक, आप बोर्ड को कैसे ले लीजिए? ऐसे, जैसे मेरा हाथ है, अब देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, कैसे भी करके ले लो। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में आसानी से हो सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि 3 वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। क्या होता है? कोप्लेनर विच इज लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, मैंने कहा एक ही प्लेन, सेम प्लेन में क्या हो सकते हैं? 2 वेक्टर विल बी ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? 3 वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखो तीन, अभी क्या है, ये तीनों यदि इस तरीके से हों, ये तीनों यदि इस तरीके से होते हैं, तो तीनों जो है एक ही प्लेन में आ सकते हैं आराम से, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ सकते हैं आराम से। लेकिन अगर ये तीसरा वेक्टर ऐसे हो जाए, तो फिर तीसरा वेक्टर क्या है? इस प्लेन में नहीं आएगा। ठीक, तो ये इसके ऊपर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे हो गया तो ये तीसरे प्लेन में, सॉरी, ये तीसरा वेक्टर जो है इस प्लेन में नहीं आएगा, ये फिर ये कोप्लेनर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हाँ, यदि ये ऐसे है तो ये क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है, तो 3 वेक्टर जो है क्या हो सकते हैं? कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। अब बात आती है बच्चों कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। ठीक है, क्या है? कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। ये वेक्टर कैसा बच्चों? 2 और मोर वेक्टर इंटरसेक्टिंग सेम पॉइंट, 2 और मोर वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं ऐसे, वेक्टर ए हो गया हमारे पास, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इस पॉइंट पर, यानी कि एक पॉइंट पर जो है क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 2 और मोर वेक्टर। देखो ये तीसरा वेक्टर ऐसे, ये भी हो सकता है, इस पॉइंट पर ये तीनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? ठीक, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है जहां पर तीनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, 2 और मोर वेक्टर हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि यहां पर, जैसे यहां पर ये मिले हुए हैं, तो ही ये क्या हो पाएंगे? तो ही ये क्या कहलाएंगे? कॉन्क्यूरेंट वेक्टर कहलाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे बना दें, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये क्या है? वेक्टर बी है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये कर दी मैंने। ठीक, ये वेक्टर सी है, इधर को चाहे मैं ये ऐसे में, वेक्टर सी है। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये ऐसे में आता है, ये क्या आएगा? ऐसे में, और ये ऊपर में क्या आएगा? देखो तीनों फिर भी क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रहा है? लाइन ऑफ एक्शन इनका जो है, तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं तीनों। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन भी यदि किसी कॉमन पॉइंट पर मिल रहा है तो भी ये क्या कहलाएंगे? कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। अगर ये मिल रहे हैं फिर तो पता चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन भी किसी कॉमन पॉइंट पे मिलने के लिए क्या इशारा कर रहा है, ठीक है, उसे इंडिकेट कर रहा है, तो भी क्या कहलाएंगे? ये कॉन्क्यूरेंट वेक्टर कहलाएंगे। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? चलो, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है बच्चों यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है बच्चों जिसका काम केवल और केवल डायरेक्शन देने का काम है, जिसका काम केवल और केवल क्या है? डायरेक्शन देने का काम है, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसलिए किसी में भी चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका काम केवल और केवल क्या है? डायरेक्शन देने का काम है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इफ ए इज
यूनिट वेक्टर देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये कैप, जैसे मैंने पहनी हुई कैप, ठीक है ना, तो इसको अलग से ही देखो सिंबल दिया है इसमें, यूनिट वेक्टर के लिए अलग से चिन्ह बनाया गया है। देखो यदि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, ए कैप, और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ध्यान रखना बच्चों, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये इसकी वैल्यू होती है। यदि हमें किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर यानी कि उसके ऊपर कैप लगा दो, कैप लगाने के बाद वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यानी कि इसकी वेक्टर वाली वैल्यू और इसकी स्केलर वाली वैल्यू, कहने का मतलब ये। अब आते हैं बच्चों जीरो एंड नल वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं और इसकी डायरेक्शन भी कोई नहीं, विच हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। क्या है, कोई भी डायरेक्शन, कोई इसकी फिक्स नहीं है, कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा जीरो। तो ये था बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें आपको 8 प्रकार के जो है हमने आपको वेक्टर समझाए हैं जो आपके सिलेबस में है। आई होप आपको सारे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर था आज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।